कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज फिर से एक और बिजनेस मॉडल एनालिसिस करेंगे। आज जिस कंपनी के बारे में समझेंगे वो प्लास्टिक मोल्डिंग करता है, यानी कि जो हमारे डेली लाइफ में हम प्लास्टिक की चीज़ें देखते हैं तो उसी का कुछ काम है इस कंपनी का। बाकी मैं डिटेल में आपसे बात करूँगी इस बारे में। तो जिस कंपनी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ब्राइट ब्रदर्स लिमिटेड। आई होप आपने इसका नाम सुना होगा पहले कभी, या फिर क्योंकि अभी फ़िलहाल इस कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है आफ्टर एक बड़ा लॉस देने के बाद में। तो अगर नहीं भी सुना है तो फिर मैं हूँ ही आपके लिए यहाँ पर, आपको सारी डिटेल्स इस कंपनी की प्रोवाइड कर दूँगी। सो वीडियो में आगे देखते हैं क्या क्या ये कंपनी सेल कर रही है, कैसे बनाती है, कैसे बेचती है, सब चीज़ें। पहले ही मैं आपसे क्लियर कर देती हूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशंस मैं नहीं दे रही हूँ। सो आपको अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है आप खुद से सोचें, खुद से रिसर्च करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमेशा करते हैं हम लोग, पहले हम कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं, जो चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये जो कंपनी है ये प्लास्टिक मोल्डिंग करती है। प्लास्टिक से तो सब फेवरेबल हैं, जानते हैं हम, हमारा डेली लाइफ का एक बड़ा पार्ट है प्लास्टिक। तो ये जो कंपनी है प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाती है। अब ये समझिए कि प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स ही हमारी आम जनता के एक्चुअली आता तो आम जनता के लिए ही है कि कंज्यूमर, चाहे कोई भी बिजनेस हो, कंज्यूमर तो हम ही लोग हैं, हमें ही बेच रहे हैं कंपनी सारे मिलके, तो कंज्यूम तो हमें ही करना है। बट प्लास्टिक का ये जो है ये मैं कह सकती हूँ, ये जो कंपनी है ये बीच में एक चेन है। आपने कभी सोचा कि जो गाड़ी आप चला रहे हैं या फिर जो फ्रिज आपके घर में है या फिर जो भी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आपके घर में हैं, तो ये सब के जो प्लास्टिक, इसमें जैसे ट्रे है, फ्रिज में ट्रे होता है, इलेक्ट्रॉनिक अगर किसी के पास में गाड़ियाँ हैं तो उसके जो होते हैं पार्ट्स वो थोड़े प्लास्टिक जैसे होते हैं, तो वो कहाँ से बन रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। प्लास्टिक मोल्डिंग इसे कहते हैं, पॉलीमर मोल्डिंग भी अगर आप कहना चाह रहे हैं वो भी ठीक है। तो ये जो है जैसे कि जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग शेप देती है हमारे प्रोडक्ट को, प्लास्टिक को, इन सब को। तो थोड़ा सा और मैं इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बता देती हूँ। 1947 से एग्जिस्ट कर रही है, 70 ईयर्स इस कंपनी को अभी हो गए हैं। इसके अलावा इनका बिज़नेस है B2B, मेन ट्रेडिशनल बिज़नेस B2B है। B2C में भी कुछ हिस्सा है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। इसके अलावा ये जो मेन प्रोसेस जो ये यूज़ करते हैं वो है इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। आज के टाइम पे जितने भी हम प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, चेयर है, कोई कंटेनर है, कूलर के पार्ट्स हैं, तो ये सब प्लास्टिक से बन रहे हैं और इनका जो प्रोसेस है वो इंजेक्शन मोल्डिंग कहलाता है। इसके अलावा कंपनी का जो मार्केट कैप है, सो यहाँ पर ये कंपनी स्मॉल कैप में नहीं आती, ये माइक्रो कैप में आती है, यानी कि स्मॉल कैप से भी नीचे का जो हम कह सकते हैं, उससे भी स्मॉल कैप से भी नीचे कंपनी जिसका मार्केट कैप काफ़ी कम हो, वो ये कंपनी है। इसका मार्केट कैप है 200 करोड़ का, यानी 200 CR का इसका मार्केट कैप है। ज़्यादा बड़ी कंपनी ये नहीं है, बट क्योंकि ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है तो इसके हाई चांसेस हैं कि आगे चल के एक्सपैंड करे। इससे अभी ये 200 करोड़ की कंपनी है, उससे पहले 97 करोड़ से 100 करोड़ की थी आज से 3 साल पहले, तो 100 करोड़ तक की इसकी वैल्यूएशन बढ़ी है। अब हम समझेंगे कि ये सेल क्या करते हैं, थोड़ा सा इनके प्रोडक्ट्स को समझ लेते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, कहाँ से ब्राइट ब्रदर्स एंट्री ले रहा है मार्केट में वो भी समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्लास्टिक के पार्ट्स तो मैंने बता दिया, लेकिन क्या बना रहा है प्लास्टिक के पार्ट्स भी वो भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं ना। तो सबसे पहला जो है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल पार्ट्स, यानी कि जो वॉशिंग मशीन हुआ, रेफ्रिजरेशन हुआ, एयर कंडीशनर हुआ, फैंस हुए, स्विच जो हमारे होते हैं बटन वाले, स्विचेस हुए, सॉकेट्स हुए, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर करी है, जो कि काफ़ी कंज्यूमर के लिए डेली लाइफ में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यानी कि आप एक चेन के हिसाब से अगर समझें तो हम अगर कोई भी एसी अगर ले रहे हैं, जैसे कि कोई भी एक ब्रांड ले लो, कोई भी शोरूम में आप गए, आपने एक एसी परचेज़ किया, या कोई भी चीज़ आप ले लो, उसमें जो भी प्लास्टिक के कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो कंपनी नहीं बनाती है। अगर आप कोई बाइक भी खरीद रहे हैं उसमें जो भी लगे हैं वो कंपनी नहीं बना रही है, वो बस उनको असेंबल कर रही है, उसे जोड़ने का काम कर रही है, अपनी टेक्नोलॉजी उसमें इंस्टॉल करके आपको बेच रही है।
वो जो पार्ट्स बन रहे हैं वो ऐसी फैक्ट्रीज में बन रहे हैं। ये जो ब्राइट ब्रदर है इस तरह की मतलब फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो ये समझना ज़रूरी है। ब्राइट ब्रदर एंट्री लेता है, जैसे जो प्लास्टिक होता है उसके ना चावल जैसे दाने होते हैं बारीक बारीक, उनको प्लास्टिक पैलेट्स या फिर पॉलीमर पैलेट्स भी बोलते हैं। तो वो आता है कंपनी के पास में, उनका रॉ मटेरियल ये है। फिर वो उससे जैसे कि अगर मुझे कोई भी एक पार्ट बनाना है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल जो फ्रिज में ट्रेज होती है, वो ट्रे अगर है तो वो जो शेप है उसको जो बनाना है प्लास्टिक के वो पैलेट से लेकर उसको शेप देना, पूरा उसको बनाना, कलर देना, सब कुछ ये कर रहा है ब्राइट ब्रदर। फिर ये उसको आगे भेज देगा फ्रिज वाली जो कंपनी है या जो एसी के कोई पार्ट बनाया है उसकी जो कंपनी है, उन्हें आगे भेज दिया जाता है। यानी ये बीच में लिंक है, जो पार्ट्स लग रहे हैं उसे ब्राइट ब्रदर मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो पार्ट्स मैंने आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, जिसमें एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर प्योरीफायर्स, फैंस, ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसके अलावा ऑटोमोटिव, यानी कि जितने भी हमारे गाड़ियाँ वगैरह है उन सब के पार्ट्स, उनमें जो इंटीरियर और एक्सटीरियर, जैसे कि अगर कार है तो कार का जो दरवाज़ा है उसमें अंदर जो प्लास्टिक के कंपोनेंट्स लग रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी जो एक हार्ड प्लास्टिक से बनी होती है वो, हालांकि जो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं वो तो आई थिंक मेटल में होता है, बट ईवी जितने भी हैं आई थिंक प्लास्टिक में होता है। मैंने कभी चलाया नहीं तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट आइडिया से जहाँ तक मुझे लगता है, किसी को अगर एक्सपीरियंस है इसका तो मुझे बता देना। वो जो पार्ट्स हैं वो ऑटोमोटिव वाले, और रेलवे जो बड़ा सा सेक्टर है हमारा, जिसमें दिनों दिन कई सारी ट्रेन्स और उनके कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो ये पार्ट्स ब्राइट ब्रदर्स बना के रेलवे कंपनीज़ को भेजता है। और भी ऐसे कई सारे ऑटोमोटिव में आप पूरा ही सेक्टर मान के चलिए। इसके अलावा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, यानी कि यहाँ पे स्विचेस, छोटे मोटे मिक्सर ग्राइंडर, सॉकेट्स और ऐसे इलेक्ट्रिक मीटर्स जो हमारे घरों में नहीं लगे होते हैं, जिसमें बिजली का जो होता है वो सारे जो है मीटर वगैरह ये कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। तो इनका जो हम देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि खाली हाउस होल्ड के आइटम बना रही है, हाउस होल्ड के भी आइटम्स ये लोग बनाते हैं, उसके बारे में मैं अलग से डिस्कस करूँगी। हाउस होल्ड के ही आइटम बना रही है या फिर सिर्फ रेलवे का ही बना रही है, सिर्फ ऑटोमोटिव का ही बना रही है, ये डाइवर्सिफाइड है। कई तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं ये बना रही है, तो विच इज़ ग्रेट, एक्सपैंड है। अलग अलग सेक्टर के क्लाइंट्स इनके पास आ रहे हैं। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप उनकी वेबसाइट विज़िट करना, वहाँ पे और डिटेल में उन्होंने हर चीज़ दिया हुआ है। इसके अलावा मैं अब आती हूँ इनके, ये तो मैंने आपको बता दिया जो इनका B2B है, क्योंकि हमें क्या करना है, कोई भी अगर ऑटोमोटिव का पार्ट है, एक सिंगल पार्ट है, हमें उससे क्या करना है, वो तो जब तक असेंबल नहीं होगा हमारे किसी काम का भी नहीं है। तो यहाँ पे B2B है, ये जो जितना भी अभी तक मैंने बताया वो सारा B2B है। ये यहाँ से जो ब्रांड है, जो कंपनी है ब्राइट ब्रदर के पास, खाली मैन्युफैक्चर हो रहा है, डिज़ाइन करके वो लोग मोल्ड कर रहे हैं, वो प्लास्टिक का वो पार्ट बना रहे हैं, देन वो आगे जाएगा। ये पूरा B2B है। फिर जो फाइनल प्रोडक्ट है उसे असेंबल करके बनेगा वो हम यूज़ करेंगे। एंड ऑफ द डे कंज्यूमर हम ही हैं, लेकिन बाद में, मतलब यहाँ जो डायरेक्ट कोई नहीं है। तो ये है ब्राइट ब्रदर का काम, मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा एक और चीज़ जो है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ब्राइट ब्रदर के अंडर 2 ब्रांड्स भी है। वो ब्रांड्स क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला है ब्राइट। ये ब्राइट और वो ब्राइट में फ़र्क है, ये है BRITE। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज़्यादातर ब्राइट जो ये ब्रांड है इनका, ये B2C है। अभी तक जो था वो B2B था, ये B2C है। तो यहाँ पे क्या है, ये लोग ज़्यादातर हाउस होल्ड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, कमर्शियल प्रोडक्ट्स और हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स, वो ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इस ब्राइट ब्रांड में, और उसे सेल कर रहे हैं डायरेक्ट कस्टमर को या फिर शॉप वालों को। जैसे इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, आपने नहीं देखे होंगे, अगर आप किसी भी डेयरी पे जाएंगे तो वहाँ पे कैरेट्स होते हैं जिनमें वो दूध के पैकेट्स को रखा जाता है। तो वो जो कैरेट्स है ब्राइट मैन्युफैक्चर करता है। इसके अलावा बिन्स, डस्टबिन्स वगैरह जो है हमारे, कंटेनर्स वगैरह जो है, ऐसे हाउस होल्ड के आइटम या फिर जो कमर्शियल स्टोर्स में यूज़ होते हैं, ऐसे प्लास्टिक के आइटम्स ब्राइट
ब्राइट ब्रदर्स के अंडर आता है। ब्राइट जो ब्रांड है उनका, वो मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हैं। मतलब अल्टीमेटली मैन्युफैक्चर तो ब्राइट ब्रदर्स के अंडर ही हो रहा है, बट ब्राइट ब्रांड से वो लोग सेल कर रहे हैं। इसका एक पूरा पीडीएफ भी है उनके वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं अगर आपको और जानना इंटरेस्टिंग लग रहा है तो। पहला ब्रांड मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो ब्रांड है वो है डिवो। तो ये डिवो है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बट जो भी है वो आप देख लेना, या फिर अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे एक बार करेक्ट कर देना, बता देना। डिवो मैं इसको ले लेती हूँ। डिवो जो ब्रांड है इन्होंने 2008 में लॉन्च किया, और यहाँ पे अब जो है ये थोड़ा सा अलग है। मतलब अभी तक हमने देख लिया कि प्लास्टिक के पार्ट्स बना रहा है, हाउस होल्ड के आइटम बना रहा है। डिवो में ये लोग हेयर केयर और ब्यूटी के जो प्रोडक्ट्स हैं जो अधिकतर हमारे डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल दे देती हूँ, कॉम्ब हमारा जो बाल बनाने के लिए, हेयर ब्रश, वेट वाइप्स हम यूज़ करते हैं जो जॉनसन्स एंड जॉनसन्स की आती है, फेस पे यूज़ कर लेते हैं हम लोग, बॉडी पार्ट्स पे, वो ये बनाते हैं। लूफा और मेकअप ब्रश, स्पॉन्ज, हेयर टाइज, ट्विज़र जिससे नहीं होता है वो, आई थिंक नेल्स में कुछ करते हैं, और सिजर्स हुआ, नेल फाइलर, फुट फाइलर, कुछ मेन के एसेसरीज भी ये लोग बना रहे हैं। ऐसे करके काफ़ी सारे जो ये प्रोडक्ट है जो कि हेयर केयर और ब्यूटी से रिलेटेड है, वो ये ब्रांड के थ्रू सेल कर रहे हैं, डिवो के थ्रू। तो ये अलग थोड़ा सा सेक्टर है, बट क्योंकि इन सब में भी प्लास्टिक ही है। कॉम कैसे बन रहा है, प्लास्टिक से बनेगा। हेयर ब्रश में प्लास्टिक है, सब में प्लास्टिक है। तो यहाँ पे ये खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। यहाँ पे B2C है, इनकी वेबसाइट भी है, तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। मंगवाना है आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये B2C है, सीधा कस्टमर तक। इसके अलावा ये जो बना रहे हैं, मतलब ये जो अभी मैं डिवो पे ही हूँ, यहाँ पे जो है जितने भी प्रोडक्ट्स है वो प्रोफेशनल ग्रेड के होते हैं, यानी कि जो भी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं या फिर जो भी प्रोफेशनल लोग हैं उनके कैटेगरी का है। हालांकि नॉर्मल उसमें अलग से दिया हुआ है, जनरल चाहिए या फिर थोड़ा प्रोफेशनल वाला आई थिंक है उसमें एक ऑप्शन। तो वहाँ से कंज्यूमर तो एंड ऑफ द डे हम नहीं करना है, तो ये उसमें दिया हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी वैरायटी है इस जो डिवो ब्रांड में, काफ़ी वैरायटी है। अगर आप कॉम की बात करोगे, आपको 10 तरह के कॉम्ब है, हेयर ब्रश है, अलग अलग तरह के, इवन नेल फाइलर भी अलग अलग तरह के उन्होंने दिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये B2C है इनका। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। B2B में ये लोग जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके लिए प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बना के देते हैं, जो कि स्पेशली अगर मैं आपको बताऊँ, बड़े इन द सेंस ऑटोमोटिव, रेलवे, जो भी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स है, फ्रिज, AC, कूलर, उनके लिए बना रहे हैं, जिनका डायरेक्ट हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आना हमारे पास में ही, हमारे घर में ही आएंगे वो सारे प्रोडक्ट्स। और जो स्विच बोर्ड्स हैं, सॉकेट्स हैं, फिर ये थोड़ा सा डाइवर्स कर दिया इन्होंने, थोड़ा सा हाउस होल्ड में भी आ गए जो डेली लाइफ के प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा थोड़ा सा ब्यूटी और उसमें हेयर केयर में भी चले गए। तो ये 3 तरह का मेजर इनका है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि हमें जानना ज़रूरी है। अगर हम इस कंपनी के बारे में, हमें ये नहीं पता कि ये लोग बना रहे कैसे, तो वैसे तो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर हमें पता हो तो बेटर है। मेकिंग प्रोसेस मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, मैंने ये मेकिंग प्रोसेसेस जितने भी हैं इंटरनेट से ही पढ़े हैं, इंटरनेट से जाने हैं। मुझे एक्चुअल नहीं पता है इंडस्ट्री में क्या होता है। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं सही इन्फॉर्मेशन डिलीवर करूँ, बट अगर कहीं पे भी मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग प्लीज़ करेक्ट कर देना, या फिर जो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी है वो बता देना कि एक्चुअल में क्या होता है। जितना भी मैंने देखा है वो तो इंटरनेट में है, मैंने कभी ऐसे कोई इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। तो सबसे पहला है कॉम्प्रीहेंसिव इंजेक्शन मोल्डिंग। ये समझो, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि मोल्ड क्या होता है। मोल्ड मतलब सीधा सीधा सांचा, जो भी चीज़ का सांचा होता है जिसमें हम कोई भी चीज़ को शेप दे देते हैं। जैसे अगर केक बना रहे हैं, केक आपने देखा होगा हार्ट शेप का होता है, स्क्वायर शेप का होता है, तो उसके लिए मोल्ड्स होते हैं जो उसे उसी शेप में ढाल देते हैं। तो ये ही है बेसिकली मोल्डिंग। और प्लास्टिक भी ऐसे ही बनता है, जो भी प्रोडक्ट है प्लास्टिक का ऐसे ही बनता है। तो इंजेक्शन मोल्डिंग में क्या होता है, एक बहुत बड़ी मशीन होती है जिसके अंदर, अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोसेस है मशीन में, अभी इतना डीप में
जाना हमें वैसे भी नहीं है, क्योंकि हमें वहाँ काम नहीं करना है, हमें बस ये समझना है कंपनी करती कैसे और क्या है। तो एक बड़ी सी मशीन है जिसके अंदर आपके जो प्लास्टिक पैलेट्स हैं, मैंने बताए थे, छोटे छोटे राइस जैसे पीसेस होते हैं प्लास्टिक के, वो डालते हैं। देन उसे मतलब एक कंटेनर टाइप होता है। अगर आपने जो हमारा व्हीट फ्लावर की जो मशीन होती है वो देखना, जैसे उसमें व्हीट डालते हैं पीसेस उसके, जो रॉ रहता है, उससे फिर कैसे उसका आटा बन जाता है, तो सेम सेम वैसा ही है लगभग। तो यहाँ पे उसका पैलेट्स डालते हैं, फिर उसके अंदर एक स्क्रू टाइप का चलता है, मतलब जो उसको पैलेट्स को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, नहीं उसको प्लास्टिक को पिघला देता है। फिर इंजेक्शन मोल्डिंग मतलब सीधा सीधा मतलब यही है, फिर वो जो स्क्रू जैसा उसमें चलता रहता है और धीरे धीरे जो है आपका प्लास्टिक पिघलता रहता है, और इंजेक्शन होता है उसमें एक, जिससे आगे है हमारा मोल्ड, मतलब हमारा सांचा है, और उसके अंदर डायरेक्ट वो पिघल के डायरेक्ट उसके अंदर इंजेक्ट हो जाता है, और उसका जब वो शेप बन जाता है तो उसे हटा दिया जाता है, मतलब उसी में कूल होके उसे हटा दिया जाता है, और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है निकल के रेडी हो जाता है। यूट्यूब वगैरह पे आप अगर सर्च करेंगे तो आपको और अच्छे से और डीप में बेटर में समझ में आएगा, मतलब वर्बली मैं कितना समझाऊँ अगर एक मशीन का प्रोसेस है। तो बेसिक बेसिक आप ये समझो, पैलेट्स डाला, वो गर्म हुए, और एक मोल्ड रहता है, मोल्ड के अंदर वो इंजेक्ट हुआ और यहाँ पे ठंडा हो गया। लेट जैसे एक कोई भी कंटेनर का है तो कैसा रहेगा मोल्ड, मतलब ऐसे ही शेप में कुछ रहेगा। यहाँ पे इंजेक्ट हुआ आपका प्लास्टिक, वहीं ठंडा होगा और मोल्ड में से निकल जाएगा, मतलब वो मोल्ड ऐसे सेपरेट हो जाएगा, तो बीच में जो आपका प्लास्टिक है नीचे आके गिरेगा। तो ये आपका मोटा मोटा प्रोसेस यही है। तो इसमें आई थिंक आपको इंजेक्शन मोल्डिंग समझ में आ गया होगा। तो इसमें भी दो तरह के हैं, कॉम्प्रिहेंसिव और कस्टम। तो कॉम्प्रिहेंसिव और कस्टम में क्या डिफरेंस है जो ये कंपनी ऑलरेडी यूज़ कर रही है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इज़ लाइक कि आप उसमें कई तरह की चीज़ें बना सकते हो, मतलब जैसे आप उसी में स्विचेस और सॉकेट्स भी बना रहे हो, आप उसी में किसी और कोई छोटा आइटम ले लेते हैं, अगर हम मिक्सर ग्राइंडर का कोई ऐसा पार्ट है छोटा मोटा, तो आप वो भी उसमें बना सकते हो। या फिर ऐसा ही कुछ रहता है जिसमें आपके पास वैरायटी होता है, आपके पास में ऑप्शंस होते हैं, या फिर ज़्यादा मैं कहूँ तो कस्टमाइजेशन का जो है वो अवेलेबल होता है, आप उसमें तरह तरह की चीज़ें बना सकते हो। बट जो कस्टम इंजेक्शन मोल्डिंग है उसमें आप एक ही तरह का प्रोडक्ट जो है बना सकते हो, मतलब एक ही तरह में भी अलग अलग वैरायटी है, बट वो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए बना हुआ है। इट्स लाइक अगर वो कार का गेट बना रहा है तो कार का गेट ही बनाएगा, उसमें भी अलग अलग डिज़ाइंस के हिसाब से, लेकिन उसका एक पर्पस है। कॉम्प्रिहेंसिव में पर्पस नहीं होता है, मतलब काफ़ी वैरायटी उसमें आपको मिल जाती है बनाने के लिए। तो ये मोटा मोटा है। अगेन मैं बोलूँगी, मैंने इंटरनेट से ये सब चीज़ें देखी है, अगर कोई एक्चुअल में उस फील्ड में काम कर रहा है तो एक्चुअल प्रोसेस आप ज़रूर एक्सप्लेन कर देना। इसके अलावा है कॉम्पोजिट्स। तो कॉम्पोजिट्स जितना मैंने पढ़ा है तो वो एक प्रोसेस नहीं है, इट्स लाइक अ प्रोडक्ट, या फिर एक हम कह सकते हैं मटेरियल। तो कॉम्पोजिट मतलब होता है कई अलग अलग तरह के चीज़ों को मिक्स करना और फिर एक फाइनल चीज़ बनाना। जैसे कि इसमें दो तरह के आप कहते हैं, जैसे आप अगर प्लास्टिक का भी अगर आपने कभी सुना होगा तो कहते हैं ना, इसमें ये मिक्स है, उसमें वो मिक्स है, इसमें अलग अलग तरह के प्लास्टिक मिक्स है, फिर वो एक फाइनल प्रोडक्ट होता है। मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें मिला करके पिघला के आप एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो, एक फाइनल मटेरियल बनाते हो, फिर उससे आप अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हो। तो ये भी एक कॉम्पोजिट का ही पार्ट है। इसमें आपके दो तरह के कॉम्पोजिट्स जो है ब्राइट ब्रदर्स बना रहे हैं, GRP विच इज़ ग्लास रीइंफोर्स पॉलीमर, और एक है FRP यानी फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर। तो ये दो तरह के कॉम्पोजिट से रेडी कर रहे हैं। मतलब उसमें जो ग्लास रीइंफोर्स में आई थिंक जो ग्लास के पार्टिकल्स होते हैं, देन वो डाल के उसमें रेजिन वगैरह का यूज़ होता है, और कुछ ऑयल्स डलते हैं, कुछ हार्डनर्स भी डलते हैं। ऐसे करके 3-4 चीज़ें मिला करके एक कॉम्पोजिट रेडी होता है, फिर उससे कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ है। अगर मैं गलत बता रही हूँ ये प्रोसेस तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना। 3 हमने पढ़ लिए। चौथा है एक्सट्रूजन मोल्डिंग। एक्सट्रूजन मोल्डिंग में ज़्यादातर आप समझिए जो हॉलो चीज़ें होती है, हॉलो यानी कोई पाइप है, जैसे हमारे घर के जो नॉर्मल होस पाइप्स होते हैं जिसमें हम गार्डन वार्डन में पानी दे रहे होते हैं, या फिर जो डेली PVC पाइप्स जो होते हैं जो इसमें सैनिटरी में यूज़ होते हैं, उस तरह के जो हैं ये एक्सट्रूजन मोल्डिंग से बनता है। ये भी कुछ ऐसा ही है, उसमें पैलेट्स डलते हैं, देन स्क्रू वाला प्रोसेस सेम है, फिर वो इंजेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे एक हॉलो, उसको हॉलो बनाने के लिए, अंदर से खोखला बनाने के लिए एक हम कह सकते हैं
एक पाइप और समथिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो हॉलो हो जाता है और फिर उसे आगे जाकर कट कर दिया जाता है, क्योंकि पाइप है उसके पीसेस करने होते हैं। एक बहुत लंबा पाइप नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते, उसे कट कर दिया जाता है, आगे कटर वगैरह लगे होते हैं, देन आगे जाके उसे पेंट या फिर जो कुछ भी है वो चीज़ें चलती है। तो ये 4 मोटे मोटे प्रोसेस है जो कि कंपनी यूज़ कर रही है। एक्सट्रूजन मोल्डिंग याद रखना ये हर तरह के प्रोडक्ट के लिए नहीं है, ये ज़्यादातर होस पाइप्स और पीवीसी पाइप्स इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए हैं, ठीक है। सो आई होप आपको जो इसका मेकिंग प्रोसेस है समझ में आ गया होगा। अगर आपको और डेप्थ में समझना है आप कंपनी के पेज पे जाकर भी समझ सकते हो, वहाँ पर भी ज़्यादा डिटेल में तो इन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया है। मतलब आपको प्रोसेस का नाम पता चलेगा और हल्का सा उसका डिटेल मिलेगा। अगर आपको एकदम इन डेप्थ समझना है तो आप यूट्यूब प्रेफर करना, वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के डेमोन्स्ट्रेशंस मिल जाएंगे अगर आपको इंटरेस्ट है ये मेकिंग प्रोसेस जानने में। तो सबसे ज़्यादा चलने वाला तो इंजेक्शन मोल्डिंग ही है, क्योंकि वहाँ वैरायटी है ना। आप एक्सट्रूशन मोल्डिंग तो खाली होस पाइप्स के लिए है, बाकी जो इंजेक्शन मोल्डिंग है तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बन ही उससे रहे हैं। जितने भी आप मान के चलिए जितने भी हमारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं सारे इंजेक्शन मोल्डिंग से ही बनते हैं। तो ये कुछ मैंने मेकिंग प्रोसेस बता दिए हैं। इसके अलावा उनके क्लाइंट्स कौन है, अब इस कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है हेवल्स। हेवल्स के आपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे, एक अच्छी रिनाउंड कंपनी है। इसके अलावा ब्लू स्टार, अंबर, गोल्ड मेडल स्विचेस, गोल्ड मेडल अधिकतर स्विचेस वायर्स ये सब मैन्युफैक्चर करता है। एल्स्टॉम, एथर, एथर के जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह आते हैं। इसके अलावा श्रीराम, CAF, सैनी, पेपरमिंट रोबोटिक्स, वर्लपूल, ह्यूंडई मूवीज़ और भी कई सारे हैं। मतलब कम से कम 20 या 25 क्लाइंट्स है जो ये कंपनी आज के टाइम पे जिनको सप्लाई कर रही है। फिर आता है मनी फ्लो। इनका मनी फ्लो कहाँ से हो रहा है, मतलब कहाँ कहाँ से इनका पैसा जनरेट हो रहा है। तो 3 मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ इनके जो ये क्या क्या सेल कर रहे हैं, तो पैसा तो वहीं से बनेगा जहाँ से सेल कर रहा है। तो 3 ही हैं। B2B, एक तो ये जो B2B बिजनेस है कंपनी को मैन्युफैक्चर करके देना प्लास्टिक के पार्ट्स। फिर है ब्राइट जो इनका ब्रांड है B2C। देन दिवो, ये जो ब्रांड है इनके, ये सारे के सारे 3 तरीके हैं इनके कैश आने के यानी रेवेन्यू जनरेट करने के। अब हम समझेंगे कि वाई BB यानी कि क्यों इसको क्यों प्रेफर करते हैं क्लाइंट्स। सबसे पहली तो इसकी चीज़ है वो है लॉन्ग लेगेसी। अगर ये जो फील्ड है यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, क्योंकि हर तरह का जो प्लास्टिक प्रोडक्ट है, हर प्लास्टिक प्रोडक्ट अलग होता है। हर तरह के डिज़ाइंस अलग होते हैं। तो हर और अभी ना पिछले कुछ सालों में या दशकों में तो काफ़ी चीज़ें एडवांस हो गई है। इवन एक छोटा सा जो प्लास्टिक का प्रोडक्ट है वो भी इतना डिज़ाइंड होता है ताकि वो फंक्शनल हो सके। तो उसे समझना, उसे बनाना, मतलब ये एक हर दिन एक नया एक्सपीरियंस है अगर देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे जो है लॉन्ग लेगेसी हम कह सकते हैं, काफ़ी वक्त से है तो एक लेगेसी जो है बना आ गया, यानी कि क्लाइंट्स ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आज मैं कोई भी मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, मुझे कोई ऐसा ही चाहिए जिसका एक्सपीरियंस अच्छा हो, अगेन वही वाली चीज़ जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा उसे प्रेफर किया जाता है। प्लस जो ये दिन रात कर रहा हो, उनके यहाँ पे दिन रात चीज़ें बन रही है तो एक लेगेसी है। एक्सपीरियंस पर हमेशा मैं एक्सपीरियंस बोलती हूँ, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगता है कि एक्सपीरियंस तो है अपनी जगह, बट एक उसको लेकर दिन रात डेडिकेशन और नया जो बन रहा है प्रोडक्ट, क्योंकि काफ़ी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स इन्हें बनाने होते हैं। ऑटोमोटिव में अलग बनेंगे, ट्रेन वगैरह के लिए, रेलवे वाले सेक्टर के लिए अलग बनेंगे, हाउस होल्ड के लिए अलग बनेंगे। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ये इंटरेस्टिंग है। तो इसे हम एक्सपीरियंस की जगह लेगेसी का नाम दे सकते हैं, जो कि एक्चुअल में इस कंपनी को सूट करता है। इसके अलावा डिज़ाइन से लेकर डिलीवरी एंड टू एंड तक ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ये सिर्फ हम समझ सकते हैं कि जो डिमांड है जो हमारा मेन कंपनी है उसका, ये उसे समझ के उसी के हिसाब से डिज़ाइन करके उसी के हिसाब से मैन्युफैक्चर करके जो कलर है, पेंट, उसके अलावा जो भी प्रोसेस रहता है, ये सारा करके डिलीवरी तक सारी जिम्मेदारी ये लोग ले रहे हैं। तो कंपनी ये चाहेगी ना कि खाली हम डिमांड हमारी समझा दें क्या प्रोडक्ट है, डिज़ाइन से लेकर डिलीवरी तक सारा ये ब्राइट ब्रदर्स का जो बिज़नेस है ये संभाल रहा है। तो कंपनी के लिए एक पीस ऑफ माइंड है और एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा देखने की, और वो एक मतलब कह सकते हैं ना, ज़्यादा वो होने की ज़रूरत नहीं है कि कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ कैसा रहेगा क्या रहेगा।
इसके अलावा डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री है, सिर्फ एक इंडस्ट्री में ये लोग नहीं है कि सिर्फ हाउस होल्ड बना रहे हैं, ये लोग स्विचेस वाले में भी है और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में भी है, जो कि स्विच वगैरह इसमें आ जाएंगे, और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में भी है, ऑटोमोटिव में भी है, रेल में भी है, रेलवे में भी है। ऐसे करके कई सारे जो है डाइवर्सिफाइड है, तो एक जगह का रिस्क भी कम होता है। अगर एक मार्केट डाउन जाती है, कोई भी एक चीज़ का अगर डिमांड कम होती है तो बाकी की चीज़ें भी हैं, ऐसा हम देख सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल एक्सपेंशन, अब तक तो ये लोग सिर्फ इंडिया में थे, बट इसके अलावा अभी आई थिंक 24 के एंडिंग में इन्होंने यूएसए में जो सिंटेक्स एलएलसी जो कंपनी है, जिसके आपने देखे होंगे वाटर कंटेनर्स हमारी छतों पे लगे होते हैं, सिंटेक्स वो बनाता है सिंटेक्स, तो उसे भी एक्वायर किया है अभी इन्होंने। उनका जो कॉम्पोजिट वाला पार्ट है वो अभी ये लोग देख रहे हैं, या फिर ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं उनके लिए। मतलब इन द केस सिंटेक्स जो है, ओके सो सिंटेक्स इंडिया में अलग है और बाहर अलग है। बाहर में सिंटेक्स एलएलसी है और इंडिया में सिंटेक्स है, सिर्फ सिंटेक्स। तो इन्होंने बाहर वाला एक्वायर किया है, बाहर वाला कॉम्पोजिट इनके अंडर में है अभी। इसके अलावा वैल्यू वैल्यू दे रहे हैं ये लोग, कई सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स अगर ये लोग किसी कंपनी के लिए डेवलप कर रहे हैं। और सोचो ना, अगर एक कंपनी है उसको सारे ही, एक पार्ट तो लगेगा नहीं किसी भी एक आइटम में, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स जो है लगने हैं, अगर वो सारे ही ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उनके लिए एक वैल्यू तो है, टाइम बच रहा है। और जो बार बार हर एक अलग अलग अगर आप किसी को टेंडर दे रहे हो, वो चीज़ जो है बच रहा है, तो यहाँ पे भी एक वैल्यू उनको मिल रहा है। प्लस क्वालिटी है, इनोवेशन करते रहते हैं, नया चीज़ है। मतलब समय के साथ ढलना ये भी एक बड़ी चीज़ है। अगर ये लोग अभी भी उसी पे टिके होते कि नहीं हम तो उसी तरह का जो ट्रेडिशनल अगर कोई प्रोडक्ट है वो चला रहा है, वही डिज़ाइन है हमेशा, तो वही बनाएंगे, तो यहाँ पे फिर एक अलग चीज़ हो जाती है। जो नया प्रोडक्ट आ रहा है, हर एक डिज़ाइन अलग है, तो उसे भी समझना, बनाना, तो ये चीज़ जो है सबसे अच्छी है। एडवांस मशीन्स ये लोग यूज़ कर रहे हैं, कस्टमाइज बना रहे हैं, जो कलर में है, जो पैटर्न है, जो जो कुछ भी है एक पर्टिकुलर प्लास्टिक प्रोडक्ट का, वो सब कुछ ये दे रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि क्लाइंट को इनसे मिल रहा है, तो डेफिनेटली क्लाइंट ब्राइट ब्रदर्स को चूज़ करेगा। प्लस है हाउ डू दे मेक प्रॉफिट। प्रॉफिट का अगर हम देखें कहाँ कहाँ से बच सकता है, पहला तो है बल्क ऑर्डर्स। बल्क ऑर्डर्स अगर ये किसी कंपनी से ले रहे हैं, एक दो पार्ट तो कोई कंपनी बनवाएगी नहीं, हज़ारों करोड़ों में अगर जा रहा है नंबर, लाखों में जा रहा है, और कितने सारे पार्ट्स लगते हैं। तो बल्क ऑर्डर सीधा एक बड़ा टेंडर, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन टेंडर्स में देखने को मिलता है बड़े बल्क ऑर्डर में, क्योंकि कॉस्ट कटिंग हो जाता है। इन हाउस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बस रॉ मटेरियल। आई थिंक मैंने एक जगह पढ़ा था कि ये जो पैलेट्स हैं ये भी इनके, मतलब ये पैलेट्स भी बेचते हैं। तो मैं अभी इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, बस एक कहीं मुझे देखने के लिए मिला था, बट कंपनी ने ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था, तो मैंने इस पॉइंट को इतना दिया नहीं उस पर ज़ोर। अगर आपको कहीं देखने मिलता है तो बता देना। और ऐसा है एक्चुअल में, तो पता नहीं मुझे, मैंने तो कहीं थर्ड पार्टी के थ्रू कोई न्यूज़ व्यूज़ में देखा था, बट ऐसा कुछ कंपनी ने नहीं बोला है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा श्योरिटी से नहीं बोल सकती हूँ। तो यहाँ पे इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग ये लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी बच ज़्यादा। अगर आप ऑलरेडी कहीं से कुछ बना हुआ ले रहे हो, फिर उसे आगे अपना कुछ टच दे के बेच रहे हो, तो इतना प्रॉफिट बचता नहीं है। स्टार्टिंग से एंडिंग खुद ही बना रहे हैं। प्लस रिपीट हो रहे हैं ऑर्डर्स, अगर आप एक बार में अच्छा करके दे रहे हो, डेफिनेटली रिपीट होगा। वहाँ पे अगर रिपीट होगा तो आप मार्जिन भी बढ़ा सकते हो ना, एक टाइम के बाद में प्राइस भी बढ़ा सकते हो अगर सेम आपका क्लाइंट है तो। देन वही है, कॉस्ट कटिंग, चीपर पर यूनिट, एक यूनिट पे काफ़ी बच जाएगा। और लार्ज वॉल्यूम में अगर बन रहा है तो सेम इलेक्ट्रिसिटी, सेम पावर में अगर आपका एक बार में काफ़ी सारा प्रोडक्ट बन रहा है, अदर देन कि एक बार में 10 बना रहे हो, 50 बना रहे हो, एक बार में 100 बन जा रहा है, तो वहाँ पे टाइम सेव हो रहा है और कॉस्ट भी बच जा रही है। अब हम बात करेंगे जो कंपनी की मेन कॉस्ट है, क्या क्या फिक्स्ड कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, वो सब कुछ। रॉ मटेरियल्स में डेफिनेटली हमें पॉलीमर हुआ, पॉलीमर पैलेट्स कह लो, प्लास्टिक पैलेट्स कह लो, पेट्रोकेमिकल्स, यानी जो प्लास्टिक है वो सिर्फ प्लास्टिक में भी नहीं है, उसमें एक शाइन होता है, एक उसको एक कंबाइन करने के लिए भी कई सारे केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये सब जो हम पेट्रोकेमिकल्स इन्हें बोलते हैं, जो कि इन चीज़ों में यूज़ होता है, इन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, तो उसके लिए कंपनी को देना होता है। ऑयल्स वगैरह कई तरह के यूज़ होते हैं, एक आई थिंक
मुझे नाम नहीं पता, एक ऑयल का मैंने पढ़ा था बट मुझे अभी इसे याद नहीं आ रहा है। तो कुछ तरह के ऑयल्स, कुछ स्पेसिफिक ऑयल्स है जो इस इंडस्ट्री में चाहिए होते हैं। और पेंट वगैरह, क्योंकि एक प्रोडक्ट है, कंपनी की डिमांड है, तो पेंट करके भी देते हैं ये लोग, पेंटिंग का भी है। तो जो कुछ भी है रॉ मटेरियल्स ये सब कुछ है, और भी हो सकते हैं इन हाउस। अब मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री से नहीं बिलोंग करती हूँ। पावर और एनर्जीज, जो भी पावर है इनकी कंज्यूम हो रही है, जो भी मशीन्स में लग रही है, बिजली लग रही है, पानी लग रहा है, वो सब चीज़ें भी। और हाँ, मतलब जो प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, अधिकतर उन्हें पानी के थ्रू कूलिंग किया जाता है। इंजेक्शन मोल्डिंग में ये नहीं होता है। इंजेक्शन मोल्डिंग में आई थिंक उसमें कुछ अपना बना होता है, जैसे जो एक्सट्रूशन मोल्डिंग होता है ना, होस पाइप्स वाला, वहाँ पे पानी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, पानी के ही थ्रू वो ठंडा हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्ट है। इसके अलावा एम्प्लॉयज़, स्टाफ, सेल्स टीम, और जो भी कंपनी को चला रहे हैं, अकाउंटिंग या जो कुछ भी रहता है पार्ट, उसमें डेप्रिसिएशन, कंपनी के मशीन्स का, मशीन की कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, और भी कई चीज़ें, मेंटेनेंस का। प्लस अब जैसे ये प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बना रहे थे उन्हें ISO सर्टिफिकेट वगैरह जो है उनके लिए भी एक, अगर कोई है ऐसा कोई फ़ी है या कुछ भी जो है देना रहता है सर्टिफिकेशन और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। प्लस मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, अगर मार्केटिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, जो अपना इनका B2C वाला बिजनेस है, तो उसके लिए भी दे नीड टू पे। इसके अलावा अभी ग्रो कैसे करेंगे अगर फ्यूचर कोई, हालांकि एक चीज़ और मैं क्लियर कर देती हूँ, फ़िलहाल इनका कोई ऐसा एग्रेसिव एक्सपेंशन या फिर कोई एग्रेसिव मोड में अगर ये केपेक्स कर रहे हैं तो वो मुझे देखने नहीं मिला है। मतलब हाँ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट कोई जैसे अभी मैंने आपको बताया था क्यूपिड, जो मैंने पहले बात किया था, विंटेज, तो ये लोग एग्रेसिवली फ़िलहाल अपने बिजनेस में कर रहे हैं। इनका कोई इतना एग्रेसिव नहीं है, बस एक हम कह सकते हैं मिनिमल या फिर एक नॉर्मल सा इन्वेस्टमेंट बैक टू बैक अपने बिजनेस में। तो फिर भी जो कंपनी के ग्रो करने के तरीके हैं वो है कस्टमाइजेशन। जितना ये कस्टमाइज्ड और डिमांड जो इनके क्लाइंट की डिमांड है, जितना प्रिसाइज ही बना के देंगे उतना ये ग्रो करेंगे, उतना ये हाई मार्जिन भी चार्ज कर सकते हैं। प्लस ऑफ कोर्स अगर क्लाइंट हैप्पी है तो फिर बिजनेस तो चलना ही है, तो वहाँ पे भी ये कर सकते हैं। प्लस ब्रांड का जो वैल्यू है, जो इनके B2B और B2C वाले जो दो ब्रांड्स हैं, हालांकि मैंने आज ही इनके ब्रांड्स के बारे में पढ़ा है, मैंने इससे पहले कभी इनके ब्रांड्स के नाम सुने नहीं थे। तो ये जो थे इनके ब्रांड वैल्यू अगर बने, क्योंकि अभी जो ब्यूटी वाला जो ये है एक ब्रांड है इनका, ये अच्छे से ग्रो कर सकता है अगर ये इनको अच्छे से मार्केट करे या फिर अच्छे से एकदम इसको फैलाया जाए। क्योंकि मैंने ये ब्रांड का नाम कभी सुना नहीं, तो यहाँ पे एक ब्रांड वैल्यू इन्हें डेवलप अगर ये करते हैं तो डेफिनेटली ग्रो होंगे। प्लस इनका जो लोकल और ग्लोबल प्रेजेंस वाली बात है, लोकली तो इंडिया में ये लोग हैं, इनकी आई थिंक 8 से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ भी हैं जहाँ पे ये लोग बना रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। प्लस इसके साथ में इन्होंने USA में भी एक अभी फैसिलिटी खोला, यानी वहाँ से भी ये लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो USA वाला जो है वो भी अगर एक्सपैंड करता है तो ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो ये एक चीज़ है। और नया जो एक रीजन है जो कि है नॉर्थ अमेरिका, इन्होंने USA में एंट्री लिया है, नॉर्थ अमेरिका में अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए, वहाँ पे अपनी डिमांड को बनाने के लिए। तो नॉर्थ अमेरिका में भी ये लोग एंटर कर सकते हैं। प्लस इसी के साथ साथ ये लोग अभी 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ तो ऑलरेडी इनकी एग्जिस्ट कर रही है। अभी ये हरिद्वार और होसुर है, तेलंगाना में है ये, तो वहाँ पर भी एक्सपैंड कर रहे हैं। प्लस अभी इन्होंने जो एक्वायर किया है कंपोजिट डिवीज़न सिंटेक्स LLC का, तो वो भी एक पार्ट ऑफ एक्सपेंशन ही है। तो ये कुछ चीज़ें थी जहाँ से कंपनी ग्रो कर सकती है, इन फ्यूचर एक्सपैंड कर सकती है, या फिर रेवेन्यू जनरेशन में चीज़ें हेल्प करेगी। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है रिस्क फैक्टर्स, क्योंकि अगर किसी भी बिजनेस का हमने रिस्क नहीं समझा तो फिर क्या समझा। रिस्क भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ कंपनी को रिस्क है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो सबसे सबसे बड़ा रिस्क जो मैं बोलूँगी वो है, हालांकि जो इनका बिज़नेस है प्लास्टिक, वही इनके लिए एक रिस्क भी है, क्योंकि प्लास्टिक के, हम जानते हैं प्लास्टिक के कितने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं नेचर को लेके,
हमारे बॉडी में भी कहीं ना कहीं जो माइक्रो प्लास्टिक है जा रहा है, तो हमें भी है ही। मतलब ऑल ओवर नेचर एनवायरनमेंट को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है अगर लिमिट में ना यूज़ किया जाए। तो यहाँ पे जो एक मुझे चीज़ लगती है, हालांकि उनका बिजनेस है, उनके लिए वो चीज़ अच्छी ही है। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि ये लोग कोई ऐसा बुरा बिजनेस कर रहे हैं। उसकी नीड है, प्लास्टिक की एक नीड है, ये सब चीज़ें बनेगी कैसे? तो नीड भी है प्लास्टिक का। मैं कोई वो नहीं बोल रही हूँ क्या बुरा क्या अच्छा, बट एक चीज़ बोल रही हूँ कि प्लास्टिक को लेके गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव्स लाती है, जैसे कि पॉली बैग्स बैंड हैं, और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक में अगर बहुत हार्मफुल है तो उन्हें बैन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक रूल्स और रेगुलेशन को लेके गवर्नमेंट के साइड से हमें थोड़ा सा सेफ़ रहने की ज़रूरत है। सेफ़ तो क्या, अगर गवर्नमेंट निकालती है तो ठीक है, फिर हो गया, मतलब करना ही पड़ेगा कंपनी को। तो वहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है, या तो इन्हें पूरा अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना होगा, या फिर बैन है अगर प्लास्टिक, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ प्लास्टिक बैन हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्लास्टिक की जगह अगर कोई और प्रोडक्ट ले लेता है जो कि थोड़ा सा सेफ़ हो, तो या तो इन्हें उसमें चेंज करना होगा, अपडेट करना होगा, या अदरवाइज़ जो प्लास्टिक का इनका बिज़नेस है वो चीज़ ख़त्म हो सकती है। यहाँ गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, रिस्क है। इसके अलावा कंपटीशन, प्लास्टिक एक वाइड एरिया पे फैली हुई चीज़ है। इसके इतने मैन्युफैक्चरर्स है, मतलब हर एक आपको एरिया में मिल जाएगा जहाँ प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। हर सिटी में कई कई हज़ारों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। तो फ़िलहाल ये जो सेक्टर है ब्राइट ब्रदर्स का, इसमें भी कई कॉम्पिटिटर्स हैं, बट जैसे इन्होंने बताया कि ह्योंडई हुआ, वर्लपूल हुआ, तो ये कुछ बड़े ब्रांड्स हैं जो कि ब्राइट ब्रदर्स के क्लाइंट है। तो यहाँ पे अगर ये इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को अपना क्लाइंट, ये है इनके क्लाइंट्स, इनको अपना क्लाइंट्स बना रखा है, तो डेफिनेटली कंपटीशन में थोड़ा ऊपर है, हम कह सकते हैं, बट स्टिल कंपटीशन तो है। इसके अलावा रॉ मटेरियल में अगर कोई भी प्राइस को लेके वोलेटिलिटी आती है, बढ़ गया प्राइस, या फिर जो मशीन्स है उनको लेकर अगर कोई दिक्कत होता है, तो ये एक थोड़ा रिस्क है। प्लस हाई फिक्स कॉस्ट। चलो, मतलब अगर कोई भी प्लास्टिक का प्रोडक्ट बनाना है तो आपको वो मशीन अगर चाहे कितनी भी महंगी है, चाहे कितनी भी कुछ भी, आपको चाहिए ही चाहिए। और ऐसा नहीं है मशीन खरीद लिया ख़त्म। अगर आपको 4 पीस बनाना है, चाहे आपको 4 लाख पीस बनाने हैं, अगर वो फिक्स्ड कॉस्ट है तो आएगी ही आएगी। मतलब मशीन का जो बिजली है, जो पावर है, वो चलेगा ही चलेगा, मशीन का डिप्रिशिएशन लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और जो उनकी मशीन्स है वो काफ़ी मैसिव है। अगर आप एक बार थोड़ा सा इंजेक्शन मोल्डिंग को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स है जो कि यूज़ होती है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फिक्स कॉस्ट दिखता है, अगर कवर नहीं कर पाती कंपनी किसी भी रीज़न से। अभी कुछ टाइम पहले थोड़ा सा लॉस मेकिंग में भी थी, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जो अपन के फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स है, जो फाइनेंशियल हेल्थ है, वो जब अपन समझेंगे तो वहाँ मैं आपको ये चीज़ बताऊँगी। लेकिन हाई फिक्स कॉस्ट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है अगर इसको ठीक से समझा जाए तो, क्योंकि 4 बने चाहे 4 लाख बने, मशीन तो चलेगी ही चलेगी, और बड़े बड़े मशीन्स यूज़ होते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा मुझे दिखा। एक जो है वो है सप्लाई चेन, क्योंकि एक सप्लाई चेन का पार्ट है, ये जो बिज़नेस है सप्लाई चेन का पार्ट है। इसके बाद में वो पार्ट्स कहाँ जा रहे हैं, वो एक नया, मतलब कह सकते हैं वर्कशॉप्स में जाते हैं, फिर वहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, फिर वहाँ से उन्हें और फिनिशिंग दिया जा रहा है, फिर देन वो बन के वो अभी तो वहाँ पे जाएगा, लाइक जो कंपनी है उसके पास में जाएगा, शोरूम्स में जाएगा, फिर हमारे पास में आएगा। तो एक सप्लाई चेन का पार्ट है। अब प्रॉब्लम क्या है जो मुझे यहाँ दिखता है, वो ये है कि अगर मतलब ये खुद अपना कस्टमर नहीं जनरेट कर रहे हैं, इनके पास डिमांड आगे से आ रही है, खुद अपनी डिमांड नहीं जनरेट कर रहे हैं। इनकी अगर देखा जाए वैसे तो डिमांड बहुत है इन सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की, लेकिन जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, जिससे कि गोल्ड मेडल का जो मैंने अभी कंपनी बताई थी क्लाइंट है, उनका एग्जांपल ले लो। अगर ये जो है इनके पास डिमांड नहीं है, तो आगे ये कैसे बनाने के लिए इनको ऑर्डर्स देंगे, या फिर कोई भी कारण से मार्केट में डिमांड कम हो रहा है, तो इनके जो और भी क्लाइंट्स हैं तो उनके पास में अगर ऑर्डर नहीं है, उनके पास में डिमांड नहीं है, तो ये ब्राइट ब्रदर को क्या देंगे। मतलब यहाँ पे थोड़ी सी हम देख सकते हैं डिपेंडेंसी है, डिमांड पे डिपेंडेंसी है। डिमांड है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट किसी भी रीज़न से कोई भी एक सेक्टर का डिमांड कम होता है, तो फिर वहाँ पे ब्राइट ब्रदर को भी लॉस है, सारी चेन्स को ही लॉस है। बट क्योंकि डिपेंड है उस कंपनी पे अपने
उसके लिए, प्रॉफिट के लिए, अगर वो ही कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है तो इन्हें कहाँ से मिलेगा। तो ये एक चीज़ जो है मुझे थोड़ी सी लगती है कि हाँ, सप्लाई चेन में है, इनके कोई डायरेक्ट कंज्यूमर नहीं है, ये इनडायरेक्ट में आते हैं, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा देखने के लिए मिल सकता है किसी भी रीज़न से। प्लस एक और चीज़ ना, अगर कोई भी कंपनी है वो तो यही चाहेगी ना मुझे आगे से जितने भी मेरे प्रोडक्ट आ रहे हैं वो सस्ते से सस्ते भाव पे मिले या सस्ते से सस्ता उन्हें पे करना पड़े। तो यहाँ पे क्योंकि प्लास्टिक के अगर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कितना भी आप उसमें कर लो, एक कॉस्ट तो आएगा ही, थोड़ा महंगे की साइड पे ले लो चाहे थोड़ा सस्ते की साइड पे ले लो, कॉस्ट से बढ़ के प्रॉफिट मार्जिन कितना दोगे। प्रॉफिट मार्जिन पे यहाँ पे शायद कंपनी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। देखो, मैं इस इंडस्ट्री में, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, बस मैंने इसके बारे में जो कुछ भी पढ़ा है, रियल क्या होता है रियल वर्ल्ड में उसका मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, तो मैं बस अजम्पशंस लगा रही हूँ। तो यहाँ पर अगर सामने वाला सस्ते से सस्ते भाव पे लेना चाहता है तो ये इन लोग को अपना प्रॉफिट मार्जिन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक होलसेल में हम कह सकते हैं या फिर बीच का है, बिज़नेस टू बिज़नेस है, अगला बिज़नेस सस्ते में ही लेना चाहेगा, उनको किसी को हाई प्राइस नहीं पे करना है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा रहता है जो कि कह सकते हैं हम स्टक्ड है, इन्हें ना चाहते हुए अपना प्रॉफिट मार्जिन उतना ही रखना पड़ता है, ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते। साल दर साल इन्फ्लेशन की रेट के हिसाब से या फिर अगर कोई प्रीमियम प्रोडक्ट है उसके हिसाब से या जो भी है, अगर वहाँ थोड़ा सा एक्सपैंड हो सकता है तो हो सकता है, अदरवाइज़ थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ देखने के लिए मिलता है ऐसी इंडस्ट्रीज़ में। ये मेरा अजम्पशन है, बाकी अगर जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा है प्लीज़ लेट मी नो। इसके बाद में नहीं, मतलब इतने ही है रिस्क पॉइंट जितने मैंने एवेल्यूएट किए, जितने मैंने समझे हैं। गवर्नमेंट का है, कंपटीशन है, रॉ मटेरियल को लेके है, फिक्स कॉस्ट को लेके है, जो सप्लाई चेन में फंसे हुए हैं इनके पास कोई डायरेक्ट कंज्यूमर नहीं है, ये कंज्यूमर के लिए बना रहे हैं, अभी भी आगे जाना बाकी है प्रोडक्ट, तो वहाँ पे है। और डिमांड के लिए डिपेंड है ये किसी और पे, प्लस लो प्रॉफिट मार्जिन। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि कंपनी इस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल के लिए थोड़ा सा एक रिस्क वाला फैक्टर है। यहाँ पे कंपनी को अपने लॉस को रिकवर करने के लिए बैकअप प्लान्स चाहिए और बाकी सारी चीज़ें। तो अब जो कोई भी इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है मुझे बता देना, जो भी चीज़ें मैंने अगर कुछ सही नहीं बोला या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दे दिया है। वैसे मैंने पूरा कोशिश किया है, मैंने कुछ दिनों से मैं इस पर लगी हुई थी कि हाँ, हर चीज़ मैं अपनी एकदम सटीक दूँ, लेकिन अब जो इंटरनेट पे है वही मैंने कंज्यूम किया है, तो अगर कुछ भी गलत मैंने बताया हो इस इंडस्ट्री के बारे में तो प्लीज़ बता देना मुझे। बाकी मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा है सब कुछ एग्जैक्ट मैंने आपसे डिलीवर किया है। तो ये थी हमारी ब्राइट ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी में पोटेंशियल है, इनका जो बिज़नेस है डिमांड प्लास्टिक का काफ़ी अच्छा है मार्केट में, ऐसा कहीं नहीं है कि कंजूसी है, क्योंकि हर प्रोडक्ट में प्लास्टिक है। प्लास्टिक ही नहीं है, लाइक और भी मैंने आपको बताया ना, जो ये ग्लास रीइंफोर्स पॉलीमर है, तो ये प्लास्टिक से थोड़ा अलग है लेकिन स्टिल पार्ट ऑफ प्लास्टिक। तो ये जो भी चीज़ें हैं ना, इनका डिमांड बहुत है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हाँ, इनका जो बिज़नेस मॉडल है इम्प्रेसिव है, अच्छा है। जो ये लोग नए टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं वो भी मुझे अच्छी लगती है, बट कुछ रिस्क हैं जो कि कंपनी में हैं और हमेशा रहेंगे। कुछ रिस्क तो हमेशा, गवर्नमेंट वाला रिस्क तो मुझे लगता है सबसे बड़ा और हमेशा रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने ब्राइट ब्रदर्स के बारे में जो सोचा आपसे मैंने डिस्कस किया। बाकी आपके क्या व्यूज़ है, क्या आप सोचते हैं इस कंपनी के बारे में, मुझे बताना। इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो इसी कंपनी की फाइनेंशियल्स के बारे में रहेगा, क्या क्या फाइनेंशियल रिजल्ट है, जो कुछ भी ग्रोथ रेट है और कुछ पिछले सालों में जो बना है, लॉस भी था इस कंपनी में, वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगी, क्योंकि हमें पता रहे कि हाँ, क्या थोड़ा सा हिस्ट्री जानना ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा एक हमें मिल जाए इनसाइट तो बहुत है। इसी के बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। टिल देन डू योर ओन रिसर्च। थैंक यू सो मच।